नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एलपी टेक्नीशियन और दोस्तों एसएससी एमटीएस, दोस्तों एमटीएस का अभी एग्जाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो क्वेश्चन प्रीवियस में टीसीएस के द्वारा पूछा गया दोस्तों, वही प्रश्न, ठीक है। और जो दोस्तों आपका एएलपी में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, आपको उसी सभी प्रश्नों के साथ दोस्तों हम आज के सेट में बताएंगे दोस्तों। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से और समझते हैं इसमें। दोस्तों कहता है, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 180 मीटर ऊंचा एक खंबा है, ठीक है, के शीर्ष से दो वस्तु के अवनमन कोण खंबे के दोनों ओर 30 डिग्री और 45 डिग्री के कोण के साथ है, ठीक है। वस्तु के बीच की दूरी कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, हम आपको बताते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ पे कहा कि 180 मीटर ऊंचा, ठीक है, हम कहे कि इसकी माप जो है ना वो कितनी है, आपका 180 मीटर क्या है, ऊंचा है, ठीक है। फिर कहता है कि इसके शीर्ष से जो है ना, मतलब कि एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक जैसे है, ये आपका डिस्टेंस पूछा है इसका। और ये कोण जो है ना, मतलब अवनमन कोण आपका दिया हुआ है 30 और 45, मतलब यहाँ पे 30 है और यहाँ पे कितना है आपका 45 है। तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, अब कहता है कि वस्तु के बीच की दूरी कितनी है बताइए दोस्तों। तो अब आपको यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना है। यदि इसका मान आप निकाल ले गए और इसका मान निकाल लिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपको हम बताते हैं एक नए अप्रोच से। जैसे हम कहे दोस्तों कि आप जान रहे हैं कि 30 है, ठीक है। यदि एंगल 30 पे होता है, ठीक है, तो जैसे हम कहें कि 30 का जब आप रेशियो निकालना चाहेंगे, ठीक है, मतलब जैसे देखिए हम कहें, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आज इसको जो है ना हम समझाएंगे, ठीक है, अच्छे से आपको। जैसे हम यहाँ पे कहे दोस्तों कि मान लीजिए कि ये आपका जो है ना 30 के एंगल पे है, ठीक है। तो आप हम कहें कि इन दो भुजा, ठीक है, इन दो भुजा का जो है ना, जैसे रेशियो क्या होता है, ये आप जानते हैं P और ये B है, ये क्या है आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है। कहे कि P/B क्या होता है, आप जानते हैं दोस्तों टेन थीटा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए कि P/B है, ठीक है। आप देखिए, हम कहे कि टेन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/√3, ये आपका हो गया P/B। मतलब कहे दोस्तों कि P और B का मान, P का वैल्यू यहाँ पे 1 है, B का वैल्यू कितना है आपका √3 है, ठीक है दोस्तों। अब आप खुद कहिए यहाँ से कि यदि हमको H निकालना है तो क्या करना होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट करते हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना बन जाएगा आपका 2 आ जाएगा। मतलब इस तरह से किए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर ओनली फॉर 3, ये हो गया आपका H का वैल्यू। 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2। तो आप इस तरह से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब समझिए आगे। जैसे हम दोस्तों यहाँ पे कहे कि ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर ये वाला है, मतलब इसका मान कितना है, रेशियो में 1 है, ठीक है। फिर देखिए B का मान कितना दोस्तों है आपका √3 है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। अब हम यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या है आपका 10/45 है, ठीक है। जैसे यहाँ समझिए कि ये जैसे है ना, ये आपका मान कितना है, हम कहें ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि P/B क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। मतलब आप लिखेंगे यहाँ पे P/B 10/45 का मान कितना होता है, ओनली फॉर 1। तो हम कहेंगे कि P का मान 1 है और B का मान भी नीचे कितना है, 1 ही है। तो PB हो गया, तो इसका मान कितना आएगा, ओनली फॉर √2 आएगा, हाँ या ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं वहां पे, ठीक है। अब जैसे हम कहें दोस्तों, इसके लिए P का मान सेम आपका वही 1 ही है, B का मान कितना है आपका 1 है, इसका मान कितना हो गया आपका √2 हो गया। इधर से काम हमको तो है नहीं, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब समझिए दोस्तों, हम कहे कि अगर 1 का जो वैल्यू है, 1 का वैल्यू, ठीक है। अब यहां से इसे साफ कर देते जरा सा। देखिए जैसे कहे दोस्तों यहाँ से कि 1 अनुपात का मान कितना है, 180 है, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा, इसमें गुना कर देंगे, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 180√3, हाँ या ना। यहाँ से यहाँ तक का मान हो गया 180√3 प्लस, अब यहाँ से आइए, हम कहे कि 1 का वैल्यू कितना है 180, तो इधर से इसका मान कितना होगा, मतलब 180 ही तो होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से कॉमन निकालिए, कितना आएगा 180, यदि हम बाहर निकाल देते हैं तो कितना बचता है, √3 + 1। देखिए अब ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट।
ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आपको हम बताएं, जैसे हम कहें कि आपको जो है ना मतलब वो मान याद नहीं रखना है, ठीक है, कि हमको इसका मान निकालना है कि 45 का ये 1 होता है, फिर 1/2/3, वो नहीं करना है। अब हम कहें कि परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों का जो रेशियो बन रहा है, हम कहें कि कोण यहाँ पर रखिए 50 डिग्री, ठीक है, तो 45 के लिए क्या होता है, P/B होता है ना। तो P/B होता है तो हम कहें कि ये 1 है और ये भी कितना है, 1 है, तो इसका मान अपने आप निकल जाएगा, ये √2 ही आएगा। फिर यहाँ से तो आपके सामने यदि कोई सा भी एंगल हो तो वहाँ पे आप तुरंत मान निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार मान निकाल ले गए तो सवाल आराम से बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। साथियों देखिए सवाल नंबर 2 को, ठीक है दोस्तों, अभी जो आपको हम ये सवाल बताए पीछे, ठीक है, उसमें से आप बिल्कुल ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप कोई सा भी एंगल दिया हुआ हो, आप उसमें एक ही दिमाग हमेशा लगाना है कि आपको tan थीटा को मान लेना है, ठीक है। बस 10 मानिएगा, आप तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं रेशियो में, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर, हाइट और आपका बेस, तीनों का रेशियो आ जाएगा, आराम से वहां पुट कीजिए और आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल नंबर 2 में आते हैं। कहता है कि एक कमरे की चौड़ाई जो है ऊंचाई की दुगनी है, ठीक है, और उसकी लंबाई की आधी है, तो बताइए कि कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या है। दोस्तों इस तरह का जैसे सवाल आता है तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा है घनाभ का विकर्ण, ठीक है। देखिए जैसे हम कहे दोस्तों कि ये जो आपके सामने है, हम कहे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, ये एक क्या है दोस्तों, आपका घनाभ है, ठीक है। आप देखिए तो इसमें पूछा कहा है क्या कि एक कमरा है, उसकी चौड़ाई जो है ना, हम कहे दोस्तों आपसे ये b है, जैसे आप जानते हैं कि LBH होता है, ठीक है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई। इसमें पूछा है कि एक कमरे की जो चौड़ाई है ये ऊंचाई का क्या है, दुगना है। जैसे दोस्तों हम कहे ऊंचाई का दुगना है, तो ऊंचाई को आप मान लीजिए यहाँ पे कि b बटे क्या है, 2 है, तब ना इसका ये डबल है। जैसे हम कहें कि ये 1 है, ठीक है, अगर ये आधा है तो आधा और प्लस आधा तब ना होगा 1, तो ये आप कह सकते हैं। फिर आप देखिए, फिर कहता है कि उसकी लंबाई की आधी है, मतलब ये जो बेस है ना वो लंबाई से क्या है, आधा है। मतलब दोस्तों इसमें आप कीजिए 2 से गुना, यानी कि अगर ये 2 भी होगा तो 2b का आधा एगो भी होगा, वही लिखा हुआ है, ठीक है। आप जानते हैं आप घनाभ का विकर्ण क्या होता है, देखिए लिखेंगे घनाभ का विकर्ण, ठीक है, ये होता है आपका L² प्लस B² प्लस होता है आपका H का स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों यहाँ समझिए, जैसे हम यहाँ पे कहें कि L का मान कितना है, आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है 2b का स्क्वायर, तो आप इसे डायरेक्ट लिखिए यानी कि 4b का स्क्वायर, ठीक है। फिर आप लिखिए यहाँ पे b का स्क्वायर, फिर आप लिखिए यहाँ पे b² बटे 4, हाँ या ना। दोस्तों अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कि यदि इसका आप जैसे कि एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, मान लीजिए, तो यहाँ से कितना बन रहा है, 4 चौक 16 और ये आपका कितना हो गया 4, यानी कि 16 4 20 और एक कितना हो गया 21। दोस्तों 21b² बटे 4 ये आपका आया, टोटल आपका ओवर रूट है दोस्तों, ठीक है। तो 21 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, लेकिन b का तो निकल जाएगा क्योंकि वहाँ पे b² है तो ए कट गया, अब बटे कितना हो गया 2। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। दोस्तों आपके सामने यदि इस तरह का सवाल ऐसे आए, ठीक है, तो पहले आप आराम से आप पढ़िए कि सवाल में कहना क्या चाहता है, ठीक है, उसके बाद ये आराम से बन जाएगा, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ से ये बन सकता है। अब जैसे आपसे पूछता है कि घना का बताइए कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो देखिए अब जैसे आपसे यहाँ से एक सवाल पूछ सकता है घनाभ का आयतन क्या है, तो आप जानते हैं ये L इंटू बी इंटू एच, ये आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। फिर आपसे पूछेगा वक्र पृष्ठ क्या है, तो देखिए आप याद रखिएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, बस फार्मूला तो रखिए L इंटू बी इंटू एच, और कुछ नहीं है इसमें। आयतन आपका ये वक्र पृष्ठ और आपका क्या घनाभ का विकर्ण, ठीक है। घनाभ से और ये 3 क्वेश्चन ही आता है और इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे, ठीक है, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे ही समझिए।
साथियों देखिए सवाल नंबर 3 को, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है इसे आप समझिए पहले। कहता है कि 3 व्यक्ति का औसत वजन में तब 4 केजी की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिनकी वजन 100 केजी है को दूसरे व्यक्ति से बदला जाए, ठीक है। जैसा ये सवाल दोस्तों आता है, ठीक है। अब आपको पहले हम थोड़ा सा बेसिक से देखिए। जैसे हम कहें कि जैसे कि हम कहें कि एक राउंड अप है, ठीक है दोस्तों। इसमें हम कहें कि 10 आदमी है टोटल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 10 तक दोस्तों है यहाँ पे। टोटल हम कहें कि 10 आदमी है, ठीक है। 10 आदमी में से यदि कोई एक बंदा, इसमें से हम कहें कि 20 केजी वाला, ठीक है। मान लीजिए कि 1 2 3 में कोई भी यहाँ से एक बंदा है आपका 20 केजी का, ठीक है। तो 20 किलो का आदमी जो है वो क्या हुआ कि इससे प्रतिस्थापित हुआ, ठीक है। उसके स्थान पे नया आया, ठीक है। तो व्यक्ति की संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका वजन में चेंजिंग आ सकता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये आया ना, तो कहा क्या कि इसका औसत एवरेज में जो है ना 1.2 का जो है ना वृद्धि हो गया, ठीक है। जैसे हम कहें कि 1.2 का वृद्धि हुआ तो 1.2 बढ़ेगा, लेकिन भाई साहब दसों में बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इससे पॉइंट लाइन कट गया, यहाँ से कितना गया 12 केजी दोस्तों। यहाँ दे दीजिए 12 किलो, मतलब कि 2 एंड 3 32 किलो का जो है ना नया जो आदमी आया है वही है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें जैसे लिखा हुआ है, आप देखिए इसे एक बार। कहता है कि 3 आदमी है इस राउंड में, ठीक है, 1 2 एंड 3 है दोस्तों। कोई 100 किलो का जो है ना इससे बदला गया, ठीक है। कोई व्यक्ति जो है वो 100 किलो का बदला गया, ठीक है। तब 4 केजी की वृद्धि होती है दोस्तों। तीनों में 4 किलो बढ़ जाएगा, मतलब कि 3 गुना 4 तो कितना, 4 तिया 12 दोस्तों। अब यहाँ पे कितना है 112 किलो वाला जो है ना नया व्यक्ति है। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है। समझ गए दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप। साथियों देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि m के किन मानों के लिए समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, ठीक है दोस्तों। इसमें 3 फॉर्मूला आप यहाँ हमेशा याद रखिएगा। कोई हल ना हो, एक होता है ओनली फॉर एक हल, और एक होता है अनंत हल, ठीक है, मतलब कि असंख्य। जैसे हम कह दोस्तों आप ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, तो ग्राफ में यदि समांतर लाइन निकल जाती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, ठीक है। अब देखिए जैसे ये इस टर्म में क्या होता है कोई हल ना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a/d इजकल टू b/e इजकल टू नॉट c/f। ये तो आपको पता है ये कोई हल ना हो। यदि कहेगा दोस्तों कि एक हल है, ठीक है, तो याद रखिएगा होता क्या है a/d इजकल टू नॉट b/e। यदि आपसे पूछेगा कि अनंत हल है तो आप इसे लगाइएगा a/d इजकल टू b/e इजकल टू c/f। तो यहाँ से आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ए बी सी क्या है वो इस समीकरण में 6 देखिए यहाँ पे है, तो ABCDEF, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्स वाई नहीं लेना है, उसके अलावा जो दिया हुआ है MN कुछ भी वहाँ दिया हुआ रहेगा उसे आपको ले लेना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमसे ये पूछा है आपको, ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि दोनों ये 3 समीकरण आपके पास है, तीनों में से किसी एक को उठाना है, मतलब कि सॉरी 2 को, इसको या फिर इसको, ठीक है, फिर इसको या फिर इसको, तो किसी को लेना है और आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे हम कहें हम बात करते हैं a/d इजकल टू b/e। तो देखिए a का मान कितना दोस्तों आपका है 18, d का वैल्यू देखिए ABC एंड d का मान है 7, फिर देखिए b का मान कितना है आपके सामने माइनस में 72, और आपका e का वैल्यू है माइनस में m। ये इससे कट जाएगा ये 4 मरते में, और ये कितना हो गया 28, मतलब कि m का मान कितना आ गया 28। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ना डी इज द राइट, ठीक है। समझ गए दोस्तों सवाल नंबर 4। अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे, ठीक है। साथियों देखिए सवाल नंबर 5 को, इसमें क्या कहता है लिखा हुआ है कि रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी 15 की चाल से, कार से 80 किलोमीटर की दूरी 40 की रफ्तार से, और पैदल 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, ठीक है। बताना है उनकी औसत चाल कितनी है। देखिए
जैसे दोस्तों आपसे पूछता है औसत चाल क्या है, तो आप जानते हैं कि इसमें टोटल जितना भी दूरी है, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, बस यही आपका क्या है, औसत स्पीड है। ठीक है दोस्तों, इसे निकालने के लिए हमें यहाँ से जो है ना, सबसे पहले देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, हम कहें दोस्तों जैसे यहाँ से कि ये 45 किलोमीटर है, 45 और आपका हो गया 80। ठीक है, यानी कि यहाँ से हो गया 120 और ये 5 125 और 6 कितना हो गया 131। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके सामने क्या हाजिर है, 131 किलोमीटर। ठीक है, देखिए 131 किलोमीटर की टोटल दूरी है, लेकिन हम कहें आपको निकालना क्या है, औसत चाल निकालना है। ठीक है, तो औसत चाल के लिए क्या होता है, कुल दूरी, जैसे हमने यहाँ से निकाल दिए कुल दूरी बटे कुल टाइमिंग। और टाइमिंग कहाँ से आएगा, देखिए जैसे हम कहें दोस्तों कि आप 15 किलोमीटर प्रति घंटे 15 किलोमीटर दूरी चलते हैं, ये क्या बोलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 की दूरी आपके सामने है, तो यहाँ से दोस्तों हमें लग रहा है कितना, 3 घंटा लग रहा है। ठीक है, जैसे हम कहे कि टोटल कितना है आपका 45 किलोमीटर की दूरी है और आप 15 की चाल से चलते हैं, तो समय का मान क्या होता है, दूरी बटे चाल, कितना हो गया आपका 3। दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया, 3 घंटा। ठीक है, फिर देखिए 80 किलोमीटर है, आप चलते हैं कैसे, 40 की चाल से, मतलब यहाँ से कितना आ गया दोस्तों आपके सामने, 2 घंटा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से कितना है, 6 किलोमीटर दूरी है, लेकिन आप चलते हैं 2 की चाल से, तो आपका जो है ना, ये क्या बोलता है, टाइमिंग कितना लगेगा, 2 तिया 6, मतलब कि यहाँ से कितना आ गया आपका 3 घंटा। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा, ये कितना हो गया 131 किलोमीटर। ठीक है, बटे कितना हो गया, ये 3 और 3 6 और 2 कितना हो गया 8। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ सॉल्व किए तो आप देखिए ये कितना आ रहा है आपका 16 8 128। ठीक है, मतलब कि यहाँ से लग रहा है कि यहाँ पे देखिए ये होगा आपका 128। ठीक है, तो पॉइंट यानी कि 16.38 इसके आसपास, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, समझ गया दोस्तों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 6 पे, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। ठीक है साथियों, देखिए सवाल नंबर 6 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, लिखा हुआ है कि ए जो है ना 7 में से 5 बार सच बोलता है और बी जो है 9 में से 8 बार सच बोलता है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब इस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं तो सबसे पहले याद आता है प्रायिकता क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे हम कहें कि दोस्तों आप एक पासे को फेंकिए। ठीक है, जैसे कि एक पासा को आपने फेंका तो उसमें क्या संभावनाएं बनती है, तो हम कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आ सकता है। मतलब कहे जैसे दोस्तों आपके पास क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 5 एंड आपका 6 यहाँ तक आ सकता है। मतलब यहाँ से आप लिखेंगे कि NS कितना आया, 6 आया। ठीक है, टोटल उसमें जो है पासा में वो 6 तक ही सीमित है, उससे बेसी नहीं आ सकता है। ठीक है, अब कहेंगे कि इसमें क्या प्रायिकता है कि आपके पास एक सम संख्या आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम खोजेंगे कि सम संख्या यहाँ पे क्या गो है। ठीक है, देखिए 2 है 4 है एंड 6 है, मतलब दोस्तों यहाँ पे घटना कितना घटा, ओनली फॉर 3, यानी कि जो सम संख्या आपके पास आया ना वो कितना है, ओनली फॉर 3 तक, मतलब कि 2 4 एंड 6 ही है। ठीक है, अब कहता है कि इसकी प्रायिकता क्या है। देखिए जब प्रायिकता आप निकालते हैं दोस्तों, ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे NE बटे होता है NS। देखिए जैसे हम यहाँ से कहें दोस्तों NE का मान कितना है, 3 बटे 6, मतलब कि 1 बटे 2, यही आपका आंसर है दोस्तों। इस तरह से इसे आप समझ सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे कहे, देखिए प्रायिकता 1 होता है। ठीक है, ना होने की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, जैसे हम कहें कि एक तो कम से कम कोई घटना घटेगा, सिक्का कभी आप उछालिए तो उसमें एक बार ना कम से कम हेड जरूर आएगा और एक बार टेल जरूर आएगा। ठीक है, ये नहीं कि दोनों एक ही बार आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हम एक टाइम उछालेंगे तो वो क्या होगा कि एक बार आएगा। आप जैसे कि बोलिएगा दो सिक्का रखिए उछालिए, तो दोनों बार ये संभावनाएं बनती है कि दोनों बार में हेड आ सकता है, दोनों बार में हो सकता है कि टेल आ जाए। ठीक है, देखिए अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, हम कहते हैं कि आपने 7 बार आपको बोला कि आप राम बोलिए। ठीक है, तो आपने क्या किया कि एक बार जो है ना 2 बार
कुछ और बोल दिए 5 बार, लेकिन राम ही बोले, इसका तात्पर्य यही हुआ। ठीक है, ये बंदा आपका कौन सा है, ए है। ठीक है, अब दोस्तों हम कहे कि एक बंदा क्या है, एक का नाम है बी। ठीक है, इसने क्या किया, 9 में से 8 बार राम बोला। ठीक है, तो हम कहे कि 9 में से आप 8 बार क्या बोले, राम बोले, मतलब कि सच बोले, जो आपको बोलने के लिए कहा गया। लेकिन दोस्तों यहाँ से झूठ की संभावना कितना बनती है, तो 1/9 बनता है। ठीक है, अब देखिए हम कहे कि ये जो आप निकाले यहाँ से, तो हम क्या कहें कि प्रायिकता की संभावना हमेशा प्रायिकता 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए कि 8/9 है, मतलब कि ये पॉइंट में है तो 1 से कम है। तो अब यहाँ से जब से इसका शेष भाग निकालेंगे तो ये संभावनाएं नहीं वाला कितना बन रहा है, 1/9। 1 में से हमने 1 जो है ना यहाँ पे लिखे और 8/9 से माइनस कर लिए। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आ गया आपका शेष भाग, जो कि ये हुआ कि आपने झूठ बोला। ठीक है, हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि आपने आपको राम कहने के लिए कहा गया लेकिन आपने नहीं बोला, ऐसा नहीं बोल रहे। फिर आप देखिए यहाँ से जो झूठ की संभावनाएं कितनी हो सकती है, ये 2/7। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से कहा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको इससे गुना कर दीजिए, मतलब कि 5/7 गुना 1/9 प्लस ये 8/9 इंटू 2/7। ठीक है, हो गया। अब दोस्तों इसका एलसीएम निकालिए, ये कितना होगा 63, यहाँ पे 63, एलसीएम वही होगा। ये आपका हो गया 5 प्लस ये कितना गया 16, 5 21/63, 21 दिया 63, 1/3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, समझ गए दोस्तों। देखिए इस तरह के सवाल हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप बताएं कमेंट में। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।